दो तरीके की गैसेस होती हैं, एक आइडियल गैस होती है, एक रियल गैस होती है। जब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस हमने शुरू की थी तो बिल्कुल पहले लेक्चर के अंदर मैं दोनों का डिफरेंस बता चुका हूँ कि भाई आदर्श गैस में और वास्तविक गैस में अंतर क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है। आज थोड़ा सा उस डिफरेंस को और क्लियर कर लेते हैं। आइडियल गैस जो होती है, आदर्श गैस जो होती है, उसके जो अणु होते हैं, मॉलिक्यूल होते हैं, वो एक दूसरे के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं करते। उनके बीच में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कोई भी आकर्षण बल नहीं काम करता। इसका मतलब जहाँ पे फोर्स नहीं है वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, स्थितिज ऊर्जा नहीं है। इसका मतलब जो मेरे पास वास्तविक गैस होती है, रियल गैस होती है, उसके अंदर तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है मॉलिक्यूल में, लेकिन आइडियल गैस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल में नहीं होता। यही कारण है कि आइडियल गैस के मॉलिक्यूल के पास ओनली एंड ओनली क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा नहीं होती। लेकिन जो मेरे पास रियल गैस होती है उसके मॉलिक्यूल के पास गतिज और स्थितिज दोनों ऊर्जाएं होती हैं। यानी कि कोई भी आपसे पूछे कि पोटेंशियल एनर्जी किसके पास होती है तो ओनली रियल गैस के पास, आइडियल गैस के पास नहीं होती। क्योंकि जहाँ फोर्स नहीं है वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, और फोर्स नहीं होता आइडियल गैस में तो कहाँ की पोटेंशियल एनर्जी। फोर्स होता है ओनली रियल गैस में तो वहाँ पोटेंशियल एनर्जी है। और फोर्स कौन सा होता है रियल गैस के मॉलिक्यूल के बीच में, वास्तविक गैस के अणुओं के बीच में जो फोर्स होता है उस फोर्स को कहते हैं वान डेर वाल फोर्स, वान डेर वाल बल। ठीक है, वान डेर वाल फोर्स काम करता है। अब देखिए बिहेवियर तो अलग है, रियल गैस का बिहेवियर तो अलग है, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। यूनिवर्स के अपने इस इन्वायरमेंट के अंदर जितनी भी गैसेज है ना, सारी की सारी क्या है, रियल है। रियल है भाई, रियल है, वास्तविक है। आदर्श स्थिति तो फिजिक्स के अंदर आइंस्टाइन ने कहा आदर्श स्थिति तो हो ही नहीं सकती। उससे पहले हो सकता है कोई मानता हो, आइंस्टीन के कहने के बाद ये बात पक्की है, और वैसे भी पक्की बात है, ये आदर्श स्थिति फिजिक्स के अंदर हो ही नहीं सकती। कोई भी आइडियल नहीं है फिजिक्स के अंदर, क्या किसी भी कोई आइडियल हो ही नहीं सकता कभी, है ना। आइडियल सिचुएशन पॉसिबल नहीं है, कोई भी गैस आइडियल गैस नहीं होती। हमें जो दिखती है ना CO2, H2, N2, ये जितनी भी गैसेस हम पढ़ते हैं सारी की सारी क्या होती हैं, रियल होती हैं, वास्तविक होती हैं। और एक बात और, अगर किसी गैस को मुझे द्रवित करना है, लिक्विफाई करना है, तो उस गैस के मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स होना ही चाहिए, होना चाहिए कि नहीं, ताकि जब मैं उसको फैलने दूं वैक्यूम के अंदर, निर्वात के अंदर गैस को फैलने दूं, हाई प्रेशर में थी, लो प्रेशर की ओर अपने आप जाने दूं उसको, तो जैसे ही वो फैलेगी मॉलिक्यूल के बीच का अट्रैक्शन फोर्स है ना, अट्रैक्शन फोर्स के विरुद्ध अपोजिट मॉलिक्यूल अणुओं को कार्य करना पड़ेगा, एक दूसरे से दूर जाने में वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि उनमें अट्रैक्शन है। तो उनको दूर करने के लिए कुछ वर्क होगा। बाहर से ना हीट दे रहा हूं मैं, ना हीट बाहर जा रही है, तो वो कहाँ से लाएगा एनर्जी वर्क करने के लिए। वर्क इज फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना, या एनर्जी इज फॉर्म ऑफ वर्क, पता है हमें, वर्क एनर्जी थ्योरम, कार्य ऊर्जा प्रमेय, कार्य ऊर्जा का रूप है। तो वो एनर्जी कहाँ से लाएगा, अंदर उसका जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर घटता जाएगा वर्क होता जाएगा, टेम्परेचर घटता जाएगा वर्क होता जाएगा। तो टेम्परेचर डाउन चला गया, डाउन चला गया तो वो ठंडी होगी गैस, ठंडी होगी तो वो क्या होगी, द्रवित होगी, लिक्विफाई होगी। ये लिक्विफिकेशन ऑफ गैस का भी फंडा है। ओके, जब लिक्विफिकेशन पढ़ाएंगे तो इस बात को दिमाग में रखना, आप वहां फिर पढ़ेंगे। अब देखिए बिहेव कैसे अलग होता है रियल गैस का, चीज तो वही पकड़नी है हमें। आपको पता है आइडियल गैस की इक्वेशन होती है PV = nRT। अगर मैं कह दूं 1 मोल गैस है, फॉर 1 मोल गैस, 1 मोल गैस हो जाएगी तो PV = RT, PV/RT = 1। ध्यान दिया जाए 1 का मतलब कांस्टेंट। अगर इस बात को मान के चलूं तो PV/RT के ऊपर किसी चीज का इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। ये जो टर्म है PV/RT, इस पे ना तो इफेक्ट पड़ना चाहिए प्रेशर का, ना वॉल्यूम का, ना टेम्परेचर का, तीन ही तो चीजें हैं, तीनों का इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। इसका मतलब अगर मैं प्रेशर के साथ कर्व बनाऊं PV/RT का,
तो एक तरीके से ये आइडियल गैस के लिए है सारा काम। रियल गैस की इक्वेशन तो अलग होती है, वान डेर वाल इक्वेशन पता है ना, वान डेर वाल इक्वेशन होती है वो तो P प्लस उसका प्रूफ करेंगे अभी A/v² V माइनस B इज इक्वल टू RT, ये होती है RT। अगर n लेके चलते हो तो यहाँ AN² हो जाता है और यहाँ पे NB हो जाता है। अगर nRT उसकी फॉर्म में लिखें तो यहाँ हो जाता है AN²/v² V माइनस NB इज इक्वल टू nRT। n मोल गैस के लिए ये दो फॉर्म होती है वान डेर वाल इक्वेशन की। अब इसका प्रूफ तो करेंगे, ये इक्वेशन ऑफ स्टेट है फॉर रियल गैस, वास्तविक गैस के लिए, ये आदर्श गैस के लिए। तो यहां से अगर देखा जाए तो ध्यान दिया जाए कर्व कैसा आना चाहिए, यहां से स्पष्ट दिख रहा है कर्व आना चाहिए ऐसा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए PV/RT पे, ना प्रेशर का ना टेम्परेचर का ना कुछ, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये जो कर्व है ये आइडियल गैस का है, लेकिन किसी का भी कर्व ऐसा नहीं आता, किसी भी गैस का कर्व ऐसा नहीं आता। सबसे पहला कर्व H2 के लिए ड्रॉ किया गया, कहते ऐसा आया हाइड्रोजन के लिए। उसके बाद कर्व ड्रॉ किया गया CO2 के लिए, वो तो बिल्कुल ही भिन्न आया ऐसे। दो गैसेस के लिए कर्व ड्रॉ किया गया, दोनों ही से मेल नहीं खाते, आइडियल गैस से खा ही नहीं सकते मेल, क्योंकि कोई भी गैस आदर्श नहीं है, इसीलिए आदर्श गैस का जो कर्व होता है उससे मेल नहीं खाते। तो फिर क्या किया जाए, ऐसा क्या किया जाए कि मैं रियल गैस के लिए एक डेरिवेशन कर सकूं। तो पहली तो दो करेक्शन की गई, वान डेर वाल ने पहला प्रयास किया और वान डेर वाल ने दो करेक्शन की, आ रहा है समझ में, दो करेक्शन की। पहली करेक्शन उसने क्या की, वॉल्यूम के अंदर करेक्शन की, दूसरी करेक्शन क्या की, प्रेशर के अंदर करेक्शन की। तो दोनों करेक्शन अपने को पढ़नी है। तो देखिए क्या करेक्शन कैसे की उसने। पहली करेक्शन थी वॉल्यूम करेक्शन, आयतन संशोधन। उसने क्या किया कि भाई कई बार जैसे पुराने अधिनियम होते हैं, है ना, हमारी संसद में, पार्लियामेंट में पुराने जो अधिनियम होते हैं उनमें कुछ कमी हो तो उसको संशोधन कर लिया जाता है। वो अलग बात है कि अपनी रोटियां सेकने के लिए संशोधन ऐसा कर देते हैं कि खुद की कमाई बढ़े राजनेताओं की, वो अलग चीज़ होती है। लेकिन जनरली क्या होता है, साइंटिस्ट ऐसा नहीं करते, साइंटिस्ट अच्छे के लिए संशोधन करते हैं। उन्होंने क्या किया कि भाई जो रियलिटी है, जो जमीनी पद्धर पर रियलिटी है, उस तरीके से संशोधन करें। तो इस रियल गैस के लिए उसने क्या किया, करेक्शन किया। तो रियल गैस के लिए करेक्शन करने के लिए पहला वॉल्यूम करेक्शन किया, पढ़ा तो होगा आपने ये। तो वॉल्यूम करेक्शन में उसने क्या बोला कि भाई जो तो आइडियल गैस होती है, आइडियल गैस के तो मॉलिक्यूल जो होते हैं ना, अणु जो होते हैं वो स्थान घेरते ही नहीं, मतलब मॉलिक्यूल बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, स्थान मतलब वॉल्यूम नहीं घेरते। और एक बात और बताऊं, कोई आपको बोले ना गैस का वॉल्यूम क्या होता है, गैस का वॉल्यूम वो स्पेस होता है जिस स्पेस के अंदर अणुओं को जगह मिलती है गति करने के लिए, समझ रहे हो, मोशन करने के लिए जो जगह मिलती है उसको बोला जाता है गैस का वॉल्यूम। तो गैस का वॉल्यूम वो चीज होती है, इस बात का आपको दिमाग में रखनी है बात, ठीक है। तो वॉल्यूम करेक्शन के अंदर उन्होंने जो काम किया, उन्होंने बोला कि गैस का जो वॉल्यूम होता है वो वास्तव के अंदर के कितना हो जाएगा, आप खुद बताओ। रियल वॉल्यूम VI क्या हो जाएगा, रियल वॉल्यूम ये हो जाएगा जो टोटल पात्र का आयतन है उसमें से माइनस कर देंगे अणुओं का आयतन, कर देंगे उसमें से माइनस कर देंगे मॉलिक्यूल का वॉल्यूम, ठीक है। और ये जो B होता है, ये B जो होता है ध्यान रखना 4 गुना होता है वॉल्यूम ऑफ 1 मॉलिक्यूल। एक अणु के आयतन का क्या होता है, ये 4 गुना लिया जाता है, समझ आ रही है बात, ठीक है। तो जो भी वान डेर वाल इक्वेशन बनेगी, हम जो रियल गैस का पार्ट 2 बनेगा हम उसमें पूरी डिस्कस करेंगे, इस पे लंबा चौड़ा लेक्चर बनेगा। तो हम उसके अंदर पार्ट 2 दोस्तों उसको पार्ट 2 में देखेंगे, ठीक है। तो पार्ट 1 आज अपने इतना ही मैं आपको करा रहा हूँ कि रियल गैस क्या होती है, इसके बारे में इंट्रोडक्शन होगी, वो आपका पार्ट 2 बनेगा। रियल गैस का ही पार्ट 2 होगा, उसके अंदर आप देख लेना। ये वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर कर देना।
रियल गैस की जो इक्वेशन है उसके अंदर दो तरीके के करेक्शन करके हम इक्वेशन बनाएंगे। हम क्या कर चुके हैं, आपको पता है PV इज इक्वल टू nRT होता है, ये हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। आज क्या करना है, जो PV इज इक्वल टू nRT इक्वेशन होती है वो होती है गैस इक्वेशन होती है आइडियल गैस के लिए, और उसके अंदर क्या होता है आपको पता है सबको, उसके अंदर होता है PI VI इज इक्वल टू nRT मान लीजिए या RT मान लीजिए आप कि PI VI इज इक्वल टू RT। अब जो PI और VI होता है ना, ये क्या है, इसके अंदर करेक्शन करनी है हमें। तो दो तरीके की करेक्शन इसमें करते हैं, एक प्रेशर के अंदर करेक्शन, एक वॉल्यूम के अंदर करेक्शन। प्रेशर और वॉल्यूम दोनों के अंदर करेक्शन करनी है। तो सबसे पहले बात करते हैं वॉल्यूम करेक्शन की। अगर वॉल्यूम में करेक्शन हो जाएगी उसको यहाँ पे VI पुट कर देंगे, उसके बाद प्रेशर में करेक्शन हो जाएगी यहाँ पे PI पुट कर देंगे। तो दो ही काम करने हैं। सबसे पहले इतनी बात ध्यान रखो, जो आइडियल गैस होती है अपने पास, आइडियल गैस या आदर्श गैस जो होती है, आदर्श गैस या आइडियल गैस के अंदर ऑलवेज ये ध्यान रखना है, जो वॉल्यूम होता है ना एक मॉलिक्यूल का, वो अपने क्या मानते हैं, बहुत ही नेग्लिजिबल मानते हैं। एक अणु का जो आयतन होता है वो नगण्य माना जाता है। और गैस का आयतन क्या चीज़ होती है पहले वो समझ में आना चाहिए आपको। अगर आपको गैस का आयतन पता है क्या होता है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। गैस का आयतन या वॉल्यूम ऑफ गैस क्या होता है, वो जगह, वो स्पेस जिस जगह पे हमारा मॉलिक्यूल मूव कर सकता है। अब देखिए, अगर खुद ने ही जगह घेर ली, ये मान लीजिए कोई चैम्बर है उसमें गैस भरी है, अगर खुद ने ही जगह घेर ली अणुओं ने, तो अणुओं को चलने के लिए, मॉलिक्यूल की मोशन के लिए कोई जगह ही नहीं बची। तो इसका मतलब गैस का वॉल्यूम उसका जीरो माना जाएगा। तो गैस का वॉल्यूम वो जगह होती है जिस जगह के ऊपर मॉलिक्यूल मूव कर सकते हैं। जैसे देखो खाली जगह है यहाँ पे कितनी, ये जितनी खाली जगह है ये सारी क्या गैस का आयतन है। तो वास्तव में देखा जाए तो गैस का रियल जो आयतन होगा वो अणुओं का आयतन माइनस करने पे आएगा। यानी कि आपको अगर पूछे कोई रियल आयतन VI क्या होगा, तो मैं उसको कह सकता हूं कि रियल आयतन VI जो होगा वो V में से कुछ माइनस करने पे आएगा। और B क्या होगा, जितने भी हमारे मॉलिक्यूल हैं उनका आयतन, और वो 4 गुना लिया जाएगा। वेयर B क्या होगा, 4 गुना वॉल्यूम ऑफ वन मॉलिक्यूल, 4 गुना वॉल्यूम ऑफ वन मॉलिक्यूल। 4 गुना क्यों लिया जाता है ये चीज समझनी है। देखिए, एक मॉलिक्यूल जो होता है इस तरीके से R रेडियस का, वो मॉलिक्यूल अगर इसके इधर भी एक मॉलिक्यूल है बिल्कुल सिमिलर और इधर भी एक मॉलिक्यूल है बिल्कुल सिमिलर, तो ध्यान दिया जाए ये कितनी दूरी जो है, कितनी दूरी तक इनके तीनों के अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकता चौथा मॉलिक्यूल। तो क्लियर दिख रहा है, यहां से लेके 4R डिस्टेंस तक इतना ही होगा। और वांडरवॉल ने एक एस्टिमेशन लिया बस इसका कि 4R जब ये है तो 4 गुना वॉल्यूम जो होगा उस तक कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता। इसी तरीके से इधर इधर ऊपर नीचे चारों तरफ होगा। तो देखा जाए ये R हो गया, ये भी आपको पता है R हो गया, ये भी R और ये भी R, यानी कि 4R डिस्टेंस तक कोई दूसरा मॉलिक्यूल इनके अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकता। एक मॉलिक्यूल के चारों ओर, एक मॉलिक्यूल के सेंटर के चारों ओर 4R डिस्टेंस का अगर घेरा बना दिया जाए, इस तरीके से एक घेरा बना दिया जाए, तो इस घेरे के अंदर इनके अलावा कोई मॉलिक्यूल इंटरफेयर नहीं कर सकता। इधर भी ऐसे एक और बन जाएगा, ऊपर भी नीचे वाली साइड भी, तो गोला बन जाता है वो। इसीलिए वॉल्यूम ऑफ वन मॉलिक्यूल का 4 गुना आ जाता है। और आपको पता है एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई R क्यूब, तो यहां से आ जाएगा 16/3 पाई R क्यूब। ये आपके पास B की वैल्यू होती है। जनरली ये बात ध्यान रखनी है बस आपको, और कोई दिक्कत नहीं। अगर गैस N मोल हो, कोई आपको कहे N मोल गैस है, 4N मोल गैस, तो बेटा N मोल गैस के लिए VI हो जाएगा V - NB, जो आपको ध्यान में रखना है। इक्वेशन नंबर इसको 1 दे दीजिए, इसको 2 दे दीजिए। अब देखिए बात करते हैं प्रेशर करेक्शन की। प्रेशर करेक्शन को पढ़ने से पहले एक बात दिमाग में फिक्स रखो, जो भी मेरे पास रियल गैस होती है, वास्तविक गैस होती है, उसके मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन होता है, अणुओं के बीच में आकर्षण होता है। और जो भी मेरे पास आइडियल गैस होती है, आदर्श गैस होती है,
उसके मॉलिक्यूल के बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं होता। इसका मतलब यहाँ पे किसके लिए मेरे को संशोधन करना है, मेरे को करेक्शन करना है प्रेशर के लिए। तो प्रेशर के लिए करेक्शन करना है। प्रेशर किस वजह से आता है, प्रेशर आता है जब मॉलिक्यूल पात्र की दीवार से जाके टक्कर मारता है, तो ही तो प्रेशर क्रिएट होता है। अब अगर मॉलिक्यूल, अब आप सोच के देखो, एक चीज समझने वाला टॉपिक पॉइंट रहेगा ये, अगर मान लीजिए ये कोई पात्र है, चैम्बर है या वेसल कुछ भी कह दीजिए, इसके अंदर कोई मॉलिक्यूल जो है इस तरीके से आके टक्कर मार रहा है। अब सोचिए ये मॉलिक्यूल है, इसको मॉलिक्यूल का कोई भी ए नाम दे दीजिए, और एक मॉलिक्यूल बिल्कुल बीच में है, बी मॉलिक्यूल। जो बी मॉलिक्यूल है उसके ऊपर चारों ओर सेम फोर्स लगेगा, है ना, तो नेट फोर्स बी मॉलिक्यूल पे 0 हो गया। तो इसका तो कोई मतलब नहीं है, कंसीडर ही नहीं करना अपने को, कंसीडर करना है ए मॉलिक्यूल। ये जो मॉलिक्यूल ए है, ध्यान दो, ये मॉलिक्यूल जब वॉल की ओर जाएगा, इस चैम्बर की, गैस चैम्बर है, इसकी जब ये वॉल की ओर जाएगा तो ध्यान दीजिए इसको, इसके पीछे वाले मॉलिक्यूल इसको खींचेंगे, आगे तो मॉलिक्यूल है ही नहीं, इसके पीछे वाले मॉलिक्यूल इसको खींचेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। इसका मतलब ये उतनी जोर से टक्कर नहीं कर पाएगा जितनी जोर से ये तब टकराता, तब कोलाइड करता जब यहां पर पिछले मॉलिक्यूल इसको ना खींचते। आइडियल गैस में तो खींचते ही नहीं है, आइडियल गैस में खींचते ही नहीं है, तो टक्कर बहुत अच्छी होती है ना। यानी कि आइडियल गैस का प्रेशर अगर पीआई है, जो हम यहाँ पुट करेंगे, आइडियल गैस का प्रेशर पीआई ज्यादा होता है, क्योंकि पीछे खींचने वाला तो कोई है ही नहीं, मस्ती से जाके टकराएगा। और अब रियल गैस के अंदर इसको पीछे खींचने वाले मॉलिक्यूल है, तो ये इसको उतनी जोर से थोड़ी ना टकराने देंगे, पीछे थोड़ा खींच के रखेंगे, नेट फोर्स कम हो जाएगा ना वॉल की ओर। इसका मतलब पीआई थोड़ा कम हो जाएगा। पीआई कितना कम हो जाएगा, पी कम हो जाएगा, दिस इज पी। अब देखो ये स्मॉल पी कम हो जाएगा, ये नेट प्रेशर मिलेगा कैपिटल पी, ओके। अब ये स्मॉल पी क्या होता है, अब आप एक बात बताइए, जितनी ज्यादा गैस की डेंसिटी होगी, ये चैम्बर है, इसके अंदर गैस भरी है, जितनी ज्यादा इस गैस की डेंसिटी होगी, सोचने वाली बात है, उतना ही ज्यादा इस तरफ फोर्स लगेगा, उल्टी डायरेक्शन में लगेगा ना। जितनी ज्यादा डेंसिटी होगी उतना ही उल्टी डायरेक्शन में फोर्स, उतना ही प्रेशर कम। यानी कि प्रेशर में कमी जो है स्मॉल पी, वो अपने कह सकते हैं प्रोपोर्शनल है डेंसिटी की, और वांडरवाल कहता है डेंसिटी की स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। आपको बस ये याद रखना है, डेंसिटी की स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है, वांडरवाल ने बताया। और जो भी चीज साइंटिस्ट कोई मानता है ना, तो वो चीज वो किसी ना किसी तरीके से मानता है, और उस चीज में किसी तरीके का कोई प्रूफ नहीं होता। और बता देता हूँ, अब प्लांक ने कह दिया कि फोटोन की एनर्जी E बराबर NH न्यू होती है, तो होती है, उसमें अब कहाँ से आया किसी को नहीं पता, प्लांक ने बता दिया। आइंस्टाइन ने कह दिया फोटोन से मिलके लाइट बनी है, तो बनी है बस। हाइगन कहता नहीं, वेव से मिलके बनी है। तो जो बात कह दी कह दी, अब इसने ये बात कही है तो इसने किसी तरीके से माना होगा, आने वाले टाइम में प्रूफ हो जाती है ये चीजें। अब देखो जैसे बहुत पहले का 1920 या 1921 के करीब मैं कह सकता हूँ कि बोहर ने बहुत पहले का MVR जो होता है वो NH/2 होता है। उन्हीं कक्षाओं में गति करते हैं, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, जिनका एंगुलर मोमेंटम जो होता है NH/2 होता है। प्रूफ तो नहीं किया उसने, प्रूफ तो डी ब्रोगली ने किया 15 साल बाद। तो देखो वो चीज सही दे के गया था, इसीलिए डी ब्रोगली ने प्रूफ किया, उसमें कोई गलती नहीं निकाली, तो वो चीज होती है। अब ये चीज भी कभी प्रूफ होगी। अब देखो रो है, अब रो होती है डेंसिटी, और आपको पता है डेंसिटी होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। इसका मतलब ये 1/v² हो जाएगा, यानी कि P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v²। यहां से पता चल गया P इज इक्वल टू स्मॉल a/v²। जो स्मॉल a है और स्मॉल b है, दोनों वांडरवाल, दोनों क्या होते हैं, वांडरवाल कांस्टेंट होते हैं। स्मॉल a स्मॉल b क्या होते हैं, वांडरवाल कांस्टेंट होते हैं, या कोफिशिएंट भी कह देते हो। तो यहाँ पे वो बाद में अपने एंड में लिख देंगे। तो यहाँ से P की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, है ना। तो हैंस अपने को कैपिटल P मिल गया PI माइनस a/v²। तो हमें तो PI निकालना है, PI मिल गया कैपिटल P प्लस a/v²। ये दोनों चीजें अपने को मिल गई। इक्वेशन नंबर इसको दे देते हैं 3। अगर n मोल गैस हो तो क्या हो जाएगा, 4n मोल गैस। अगर n मोल गैस हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, देखिए PI इज इक्वल टू P प्लस AN² AN² AN²/v²। ऐसा क्यों हो गया, ऑब्वियस सी बात है,
जितने ज्यादा गैस के मोल होंगे, जितने ज्यादा गैस के मोल होंगे उतनी डेंस ज्यादा होगी गैस, है ना, उतनी डेंस ज्यादा होगी तो उतना फोर्स अपोजिट ज्यादा लगेगा, तो उतना प्रेशर ये कम होगा, इसीलिए ये प्रेशर P यहाँ पे n स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो जाता है, इसीलिए n स्क्वायर ऊपर आया है, ठीक है, तो इसीलिए यहाँ आ गया। अब ये वैल्यू पुट कर दो बस, थर्ड इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 1 को यहाँ रख देते हैं, सिंस ये अपने को पता है, तो Pi की वैल्यू रख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 3, दोनों रखेंगे तो P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर, V माइनस बी इज इक्वल टू आर टी, और दूसरा भी फॉर्मूला लिख देते P अपॉन ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, V माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी। तो छोटा क्वेश्चन जो होता है वो यहां से आ जाता है न्यूमेरिकल, एन मोल वाली जो इक्वेशन है, कई बार तो सीधी इक्वेशन पूछ लेते हैं, एन मोल वाली वांडर वाली इक्वेशन लिखिए, वो तो 1 मोल के लिए, ये एन मोल के लिए, तो एन मोल के लिए लिखिए, तो ये याद होनी चाहिए। यहाँ वो सारी वैल्यूज दे देता है, ए की, बी की, प्रेशर की, वॉल्यूम की, कुछ भी सब कुछ दे देता है, और टेम्परेचर पूछ लेता है, जनरली यही पूछता है, ठीक है। और ए एंड बी क्या है आपको पता है, ए एंड बी आर वांडरवॉल्स कॉफिशिएंट, वांडरवॉल स्थिरांक, वांडरवाल स्थिरांक हैं, तो ये आपके पास क्या है, पूरा कंप्लीट हो जाता है, ठीक है भाई। ये वांडरवाल इक्वेशन प्रूफ हो गया। तो हमने रियल गैस के बारे में जितना चीज़ हमने बेसिक चीज़ें पढ़ ली हैं, अब इसकी अपने क्या करेंगे, रियल गैस का अब कंपैरिजन करेंगे। अब पता है क्या करेंगे, पी और वी के बीच में कर्व बनता है, प्रेशर वॉल्यूम के बीच में कर्व, इंडिकेटर डायग्राम होता है, वो पता होगा आपको, वो जो फेज डायग्राम या इंडिकेटर डायग्राम होता है पी वी और टी तीनों के बीच में, 11th में पढ़ा हुआ है आपका, वो CO2 के लिए एंड्रयूज ने बनाए थे। एंड्रयूज के कर्व प्रैक्टिकल और एक्सपेरिमेंटल, तो एक्सपेरिमेंटल कर्व और थ्योरेटिकल कर्व, एक तो फार्मूले से जो कर्व बनता है वो, और एक जो एक्सपेरिमेंट से कर्व बनता है वो, समझ रहे हो, जो फार्मूले से कर्व बनता है ना, फॉर्मूले से, वो तो होता है थ्योरेटिकल कर्व, और जो कर्व किसी वैज्ञानिक जैसे एंड्रयूज ने बनाई, जो किसी वैज्ञानिक ने बनाए जाते हैं कर्व, कोई साइंटिस्ट बनाता है, वो होते हैं प्रैक्टिकल कर्व। तो उन दोनों का कंपैरिजन करेंगे हम, और जनरली वो CO2 के लिए करेंगे, वहां से आएगा एक क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल वॉल्यूम और क्रिटिकल प्रेशर, PC TC VC, 3 चीजें आएंगी, तीनों के बीच में रिलेशन RTC बाय PC VC 8/3 होता है, रेशो बोलते हैं उसको, ठीक है। वो चीजें अपने को पढ़नी है। वो वांडरवॉल कांस्टेंट्स, वांडरवॉल कोएफिशिएंट्स, क्रिटिकल कांस्टेंट्स होते हैं TC VC, याद रखना PC VC TC होते हैं क्रिटिकल कांस्टेंट्स, क्रांतिक स्थिरांक, क्रांतिक ताप, क्रांतिक दाब, क्रांतिक आयतन, ठीक है।